हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले देखेंगे थ्योरम बोलता क्या है। तो थ्योरम है, पहले इसको थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। बहुत आसान थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, तो पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, बड़ा सा लैंग्वेज है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझने के बाद फिर से हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखने में भले ये बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान ये डिफरेंशियल है। तो इस थ्योरम को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे तो हम लोग को मालूम है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था रियल नंबर का, उसमें हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स को डिटेल में बताए हैं। ठीक है, लेकिन जो लड़के वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको हम यहाँ पे ब्रीफली बता देते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम नेचुरल नंबर का बात करें, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर या फिर काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, तो सिंपली हम इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर तीन चीज से ही मिलकर बना है। पहला 1 से, दूसरा प्राइम नंबर से, और तीसरे जो होते हैं कंपोजिट नंबर से। यानी कि हम नेचुरल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। यानी कि जो 1 होता है ना, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है? तो 1 एक अपने आप में एक यूनिट है, अलग है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। अब एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर का मतलब केवल 2 ही नंबर होंगे जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर कोई गिवन नंबर को केवल 2 ही नंबर डिवाइड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर से बोलेंगे, यानी कि उनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं? तो वैसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और 1 का तो केवल एक ही फैक्टर 1 ही है केवल। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दें तो पहला मान लो हम 2 लिखते हैं। ठीक है, तो 2 को कितने नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 को केवल 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता है। एक तो पहला 1 है और दूसरा क्या है? 2 है। यानी कि 2 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? तो इसके 2 फैक्टर है, एक 1 और खुद, मतलब खुद 2। ठीक है, अगर हम 3 का बात करें तो 3 के कितने फैक्टर्स होंगे? यानी कि 3 को कितने नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 को एक 1 कर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है? 3 कर सकता है, मतलब खुद नंबर कर सकता है। अगर हम 4 का बात करें, अभी 1 का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर अगर लिखें तो 1 के केवल एक ही फैक्टर है जो कि क्या है? मेरा 1 ही है। क्लियर है? अब इसी में समझेंगे क्यों हम 1 को अकेले रखते हैं। 4 का अगर बात करें तो 4 को कितने नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 हो। तो अगर 4 का बात करें तो 4 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है और खुद 4 कर सकता है। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 3 हैं, 1, 2 एंड 4। क्लियर है? 5 का बात करें तो 5 को केवल 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता है, कौन? 1 और खुद 5। ठीक है, अगर हम बात करें 6 का, तो 6 के चेक करेंगे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 6 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा है? एक 1, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? यहाँ पे 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 6। यानी कि 1 भी 6 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 7 भी कर सकता है। क्लियर है? अगर हम 7 का बात करें तो 7 को कितने नंबर्स जो है कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं? तो 7 को केवल 2 ही नंबर्स कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 है और एक 7 है। क्लियर है? जस्ट इसी तरह एक और बात करते हैं, 8। तो अब देखेंगे कि 8 को कितने नंबर्स जो है कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 को 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है और खुद 8 कर सकता है। ठीक है, यानी कि 8 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले 4 नंबर्स है, 1, 2, 4 एंड 8। यानी कि इसके कितने फैक्टर होंगे? 4 होंगे। 9 का अगर बात करें तो 9 को कितने नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली? 1 कर सकता है, 3 कर सकता है और खुद 9 कर सकता है। यानी कि इनके कितने फैक्टर्स है? इनके 3 फैक्टर्स है, 1, 3 एंड 9। 10 का बात करें तो 10 को कितने नंबर्स कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2,
5 एंड खुद 10। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। यानी कि 10 को 1 कंप्लीट डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर उस केस में 0 बचेगा। 2 भी 5 टाइम्स में कर देगा, 5 भी 2 टाइम्स में कर देगा और 10 1 टाइम्स में कर देगा कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने नंबर्स लिखे हैं वो नंबर्स केवल 3 ही तरह के हैं। यहाँ पे हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं। पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हम वहीं से सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट किए हैं और सबका बारी बारी से हम फैक्टर चेक किए हैं। जाने को तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इतना में हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे गए हैं वो 3 ही तरह के हैं। अब 3 ही तरह का मतलब, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ये 3 ही तरह के नंबर्स आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के मिलेंगे। कौन कौन से? एक वैसा नंबर जिसका केवल एक ही फैक्टर है, और कुछ वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनमें जिसमें केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, और इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे किसके किसके एक फैक्टर्स हैं, किसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं और किसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 का अगर बात करें तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। 1 का केवल एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। दूसरा टाइप का नंबर कैसा है? तो दूसरा टाइप के नंबर्स वैसे हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स किसके किसके हैं? एक 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, हाँ इन्हीं के हैं। तो जितने सारे नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7, इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। इनके भी 2 फैक्टर हैं, इनके भी 2 फैक्टर हैं, इनके भी 2 है और इनके भी 2 है। तो ये दूसरा टाइप का नंबर हुआ। तीसरा टाइप का नंबर कौन होगा? यानी कि तीसरा टाइप का पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? तो तीसरा टाइप का पॉजिटिव इंटीजर वैसा है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है। मोर देन 2 फैक्टर्स वाले कौन कौन से नंबर्स हैं? तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाले मेरे 4 हैं। ठीक है, इसके 3 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 6 है, इसके 4 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। इसके अलावा 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं, इसके भी 4 फैक्टर्स, सॉरी इसके 3 फैक्टर्स और इसके पास 4 फैक्टर्स है। तो यहाँ पे 3 तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला जिनके केवल एक ही फैक्टर है। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर किस तरह का है? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, 2 से नहीं ज्यादा, 2 से नहीं कम, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। और तीसरा टाइप का पॉजिटिव इंटीजर कैसा है? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाले, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स में 3 फैक्टर वाला भी आ सकता है, 4 वाला भी आ सकता है, 5 वाला भी हो सकता है। तो मोर देन 2 का मतलब 2 के बाद जितने सारे, ठीक है, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, सब किसके अंदर आते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो यानी कि हम पॉजिटिव इंटीजर को फैक्टर के बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। पहला, एक तो जिसके एक ही फैक्टर है, दूसरा कि जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, और तीसरा जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो जिनके एक फैक्टर होता है वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका एक फैक्टर है वो केवल और केवल 1 ही है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए हम 1 को अलग रख दिए। दूसरा टाइप का पॉजिटिव इंटीजर कैसे थे? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर थे। तो जिस नंबर्स के या जिस पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? तो जो भी नंबर्स बच गए, मतलब प्राइम नंबर्स और 1 के अलावा जो भी नंबर बच गया जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स थे उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं, एक 1, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, और 1 के केवल एक ही फैक्टर होगा। ठीक है, इसीलिए हम 1 को ना ही प्राइम बोलते हैं ना ही कंपोजिट बोलते हैं, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर्स होना चाहिए जबकि 1 के केवल एक ही फैक्टर है। कंपोजिट को तो बात ही नहीं करेंगे, कंपोजिट में तो मोर देन 2 होना चाहिए, इसके पास 2 ही फैक्टर नहीं है। क्लियर है? इसलिए 1 जो होता है नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है। क्लियर है यहां तक? इस बात को याद रखना है। और एक और चीज, अगर हम बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा, यानी कि प्राइम नंबर जो होता है कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर है? उसके बाद 2 के बाद 3, 4, मतलब 3, 7। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और एक और चीज हम समझ लेते हैं कि 2 जो होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होने के साथ साथ 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 जो होता है ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 को छोड़ के कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन होगा, केवल एक 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। कंपोजिट नंबर का बात करें तो अगर कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर चेक करें तो 1 भी कंपोजिट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है।
लार्जेस्ट तो डिफाइन नहीं होगा, उसी तरह प्राइम नंबर भी लार्जेस्ट डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थे मेरे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। अब जब हमको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम आसानी से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारे मेरे कंपोजिट नंबर्स थे और प्राइम नंबर्स थे। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में, वो देखते हैं। तो अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरा 4 है। ठीक है? मतलब कंपोजिट नंबर यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद 4 के बाद कंपोजिट नंबर कौन आएगा, 4, 5। 5 तो क्या है, 5 तो मेरा प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6 यानी कि 6 है। 7 भी प्राइम है। उसके बाद क्या आता है, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10। ये सारे के सारे क्या है, मेरे कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? अब इसमें कुछ हम चीज देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम 4 का बात करें तो 4 को क्या हम 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 को अगर हम बात करें तो 4 को हम ब्रेक करना चाहें, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ब्रेक तोड़ना चाहें, तो क्या हम 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है? यानी कि हम 4 को किसी दूसरे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अब कोई लड़का बोल देगा कि सर हम 4 को तो 2 + 2 भी लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं। नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि 4 को हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किसी दूसरे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। तो 4 को क्या हम 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जस्ट वैसे ही अगर हम 6 का बात करें तो 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 8 का बात करें तो 8 को हम 2 into 4 लिख सकते हैं, जिसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2 into 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? जस्ट वैसे ही 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है? 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है? तो अगर एक चीज गौर करें यहां पे, तो 4 को जिस भी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं वो नंबर क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जस्ट वैसे ही अगर 6 का बात करें तो 6 को जिस भी नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं वो भी क्या है, मेरे प्राइम नंबर्स हैं। जस्ट वैसे ही अगर हम 8 को जिस नंबर्स के फॉर्म में लिखे हैं वो भी मेरे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसको फर्दर और ब्रेक किए हैं तो 2 into 2 into 2 यानी कि सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। 9 का बात करें तो 9 को भी हम मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, जस्ट वैसे ही 10 को भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे। क्लियर है? तो एक चीज यहां से हम गौर कर रहे हैं कि ये जितने सारे हम नंबर लिए थे 4, 6, 8, 9, 10, इस सारे नंबर्स मेरे क्या थे, कंपोजिट नंबर्स थे। कंपोजिट नंबर्स और भी आगे ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम जितना नंबर्स लिए थे वो सारे नंबर्स क्या है, मेरे कंपोजिट नंबर्स थे। ठीक है? तो यहां पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जितने सारे मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं, यहां पे जितने सारे हम कंपोजिट नंबर्स लिए हैं, सारे कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? सारे कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे जितने सारे हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिए हैं सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं। ठीक है? तो एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, सारे कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोई दूसरा कंपोजिट नंबर ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 46। ठीक है? 46 ठीक है? और तो देखिए, और एक और चीज कि यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे प्राइम नंबर्स के, वो 2 या 2 से अधिक लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितने लिए हैं, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिए हैं, यहाँ पे 2 into 2 यानी कि 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी 2 into 3, जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर्स अलग ही होंगे। जैसे यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर सेम है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जो भी हम 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिए हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे हम 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिए हैं, ये तीनों सेम है। यहाँ पे 2 का लिए हैं, दोनों सेम है। यहाँ पे 2 का लिए हैं, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। क्लियर है? तो जो भी हम कंपोजिट नंबर को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी मेरे प्राइम नंबर्स आते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है? और मिनिमम 2 प्राइम नंबर्स तो होंगे ही, प्रोडक्ट में मिनिमम 2 प्राइम नंबर्स तो होंगे ही, और वो प्राइम नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 2 होंगे ही। ठीक है? अगर हम 46 का बात करें तो 46 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 46 को पहली बार में हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 into 23।
ठीक है, 2 इंटू 23। अब जाहिर से लग रहा है कि 2 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, और 23 को भी हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो 23 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो 46 को हम 2 इंटू 23 के फॉर्म में लिखे, 2 भी प्राइम नंबर्स है और 23 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो यानी कि मेरा 46 एक कंपोजिट नंबर था जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। जस्ट वैसे ही अगर हम 48 को लिखना चाहें तो 48 को हम पहले कैसे करेंगे, 48 को हम 2 इंटू 24 के फॉर्म में पहले लिखेंगे। अब चेक करेंगे कि 24 को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 24 को हम 2 इंटू 12 ले सकते हैं। अब 12 को भी फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2। फिर 6 को भी फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2। अब 6 को 2 इंटू 3 ले सकते हैं इंटू 2। तो यानी कि लास्टली हम 48 को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है? मतलब यहाँ पे 2 कितने बार आए हैं, 4 बार 2 आए हैं और 3 आया है एक बार, यानी कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, सेम प्राइम नंबर्स रिपीट कर सकते हैं और हो सके कि डिफरेंट प्राइम नंबर्स भी आए, लेकिन सेम प्राइम नंबर्स भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि 48 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जो कि एक कंपोजिट नंबर था। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम जब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को, तो क्या बार बार हमको इतने सारे मतलब स्टेप्स करने पड़ेंगे? 24 को 2 बार जैसे यहाँ पे किए हैं, इसको हम 2 फैक्टर में पहले फैक्टराइज किए हैं, उसके बाद 24 को स्प्लिट किए हैं, फिर 12 को स्प्लिट किए हैं, फिर 6 को स्प्लिट किए हैं। तो क्या हम मतलब ऐसे ही करेंगे? तो नहीं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे, उसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 9th में भी सीखे हैं और इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे एक नए तरह से, जिसको हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं। क्लियर है? फैक्टर ट्री। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सारी के सारी कंपोजिट नंबर्स थे और सारे कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। अब किसी भी कंपोजिट नंबर्स का अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का 2 तरीका होता है। बेसिकली दोनों सेम ही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं दोनों तरीका कैसे करते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं कोई नंबर, कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, कुछ बड़ा ही कंपोजिट नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 108, यानी कि 108 लेते हैं, उतना भी बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो 108 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम 108 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो अगर सिंपली 108 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमको नंबर्स नहीं मिल पाएंगे कि कौन कौन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी मेरा गिवन नंबर है उसको पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो चेक करेंगे कि क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो चेक करेंगे कि क्या 2 जो है 108 को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे 8 इवन नंबर है। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर इवन नंबर दिखाई दे, 0 के साथ साथ इवन नंबर दिखाई दे, मतलब 0 भी हो सकता है या कोई इवन नंबर हो सकता है, तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। जैसे किसी नंबर के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। ये जाहिर सी बात है कि 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 10, ये 4 टाइम्स में चल गया। ठीक है, 54। अब चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 4। तो 4 2 से डिविजिबल होता है। तो कितने टाइम्स में जाएगा? ये हो जाएगा 227। अब क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे अब ऑड नंबर आ गया, 7 क्या है? ऑड। तो अब 2 से डिविजिबल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। किससे होगा? चेक करेंगे 3 से होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा 3 से। अब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी गिवन नंबर्स है ना, उसके डिजिट को ऐड करते हैं। तो डिजिट कौन कौन से हैं? 2 और 7 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं और ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐड करेंगे तो 2 + 7 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। ये भी होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। यानी कि 108 को जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? 2 2 बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहे हैं? 3 बार। तो क्या हम 108 को 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्लियर है। अब एक और चीज, इसको लिखने का एक और तरीका है। यहाँ पे अगर प्राइम नंबर एक से अधिक बार आए, अगर सेम प्राइम नंबर एक से अधिक बार आए तो उसको पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दो बार आया है, तो क्या हम 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 3 कितने बार से आए हैं? 3 बार आए हैं, तो क्या हम इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं? सही है ना। मतलब कोई भी नंबर अगर 2 बार डिजिट, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सेम नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 जाता है। अगर सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का पावर क्या जाता है? 3 जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या किए हैं कि ये कंपोजिट नंबर था मेरा, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। अब हम देखते हैं आगे, एक और नंबर लेते हैं, एक और कंपोजिट नंबर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा तो 108 था। अब मान लो हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 140, 140 लेते हैं। क्लियर है? तो 140 भी मेरा क्या है? 140 भी मेरा कंपोजिट नंबर है। इसको भी अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 140 को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ जिसे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये 7 टाइम्स में 70, फिर ये भी 2 से हो जाएगा, कोई लास्ट में एंड चीज क्या है? 0 है। ये चल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 35 टाइम्स पे चल जाएगा। उसके बाद 35 की बात करें तो अब देखेंगे 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 + 5 8 होगा, 8 तो डिवीजन होता नहीं है। अब 5 से चेक करेंगे तो 5 से हो जाएगा कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में, 7 1 टाइम्स में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब अगर इसको लिखना चाहें तो जब इसको फैक्टराइज किए हैं, प्राइम फैक्टराइज किए हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हैं? 2 आए हैं 2 बार, 5 1 बार और 7 1 बार। ठीक है, तो 2 × 2 × 5 × 7, और सारे के सारे मेरे प्राइम नंबर्स हैं। सारे के सारे क्या है? मेरे प्राइम नंबर्स। तो इसको हम 2 का पावर 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 बार 2 आया है, तो 2 का पावर 2 × 5 × 7। क्लियर है? तो यानी कि इस थ्योरम में यही बोला जाता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हमको दिया रहे तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला चीज, मतलब पहला थ्योरम, पहला बात यही बोलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहला बात यही बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उस मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला बात यही है। अब दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये थ्योरम बोलता है कि किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन उस पर्टिकुलर नंबर के लिए यूनिक होता है। अब इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर नंबर के लिए यूनिक होता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं, ये प्राइम नंबर्स मतलब ये जो प्राइम नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे कंपोजिट नंबर के लिए नहीं आ सकता है। जैसे अगर हम इसको फैक्टराइज किए तो प्राइम नंबर्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन आए? तो पहला 2, फिर 5 और 7। तो कितने कितने बार आए? 2 2 बार आया, 5 1 बार और 7 कितने बार आया? 1 ही बार आया। तो ये जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है वो पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है, मतलब फिक्स होता है कि 140 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार आएगा, 5 1 बार आएगा और 7 1 बार आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। और ये पर्टिकुलर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है दूसरे नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 140 के अलावा मान लो हम कोई 150 नंबर ले लिए, 150। अब जब 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कभी नहीं आ सकता है। ये किसी भी दूसरे नंबर, 150 नहीं, कोई भी दूसरे नंबर ले लो, 140 को छोड़ के कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम नंबर्स की भी ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ये वाला कॉम्बिनेशन करने का मतलब 2 2 बार, 5 1 बार और 7 1 बार। ये प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं, जैसे कि 2 5 7 मिल सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा। जैसे 2 2 बार है, 5 1 बार है और 7 1 बार है, ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा। तो यही होता है यूनिक का मतलब। तो दूसरा बात यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उस पर्टिकुलर नंबर के लिए यूनिक होता है। ठीक है ना? उसके अलावा कोई दूसरे नंबर का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट वैसे ही अगर 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको प्राइम नंबर्स कौन कौन से मिले हैं? 2 और 3। कॉम्बिनेशन किस तरह का है? तो 2 2 बार आया है, 3 कितने बार आया है? 3 बार आया है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ कोई दूसरे कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन के साथ केवल 108 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है?
तो इस थ्योरम के अनुसार हम दो बात सीखे। पहला बात कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम उसके किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और वो जो फैक्टराइजेशन होगा, वो फैक्टराइजेशन हर एक कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है, अलग होता है। क्लियर यहां तक? ये दो बात है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको आए हैं, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में लिखने का मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 को हम पहले लिखे हैं, 5 को बाद में लिखे हैं, 7 को बाद में लिखे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 × 7, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 2 × 7, ठीक है। इसी को 7 × 5 × 2 × 2, मतलब कोई भी ऑर्डर हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्डर। प्राइम नंबर्स वही हैं, केवल ऑर्डर को चेंज करती हैं। क्लियर है? तो अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं है। जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे थे वही प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं। प्राइम नंबर्स तो नहीं ना बदल रहे हैं। जब प्राइम नंबर्स बदलेगा ही नहीं तो नंबर्स भी तो नहीं बदलेंगे। तो यानी कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम नंबर्स आते हैं, उन प्राइम नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स केवल सेम होने चाहिए, ऑर्डर कोई किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर तो इतना ही आएगा। बस प्राइम नंबर्स चेंज नहीं होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जब ऑर्डर चेंज किए तो यहाँ पे कहीं भी 3 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 3 अपने आप ऐड कर दिया। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर सेम होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो प्राइम नंबर्स चेंज नहीं होने चाहिए, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। 3 बात बोलता है। पहला चीज कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर अगर ले लें तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हर एक कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है। और तीसरी बात ये है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग प्राइम नंबर्स को लिखते हैं, उस प्राइम नंबर्स को लिखने का जो ऑर्डर है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी हम जैसे 2 को पहले लिखे, हम चाहे तो 3 को पहले लिख दे, 2 को बाद में लिख दे, ठीक है, मतलब कैसे भी हो सकता है। 2 × 3 × 3 × 3 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 3 × 3, मतलब कैसे भी, मतलब कॉम्बिनेशन सेम होने चाहिए, यानी कि 2 बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए, और आ भी रहा है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। क्लियर है? और एक और चीज कि जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऐसा स्टैंडर्ड मान के चला गया है कि प्राइम नंबर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड मान के चला गया है कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम नंबर्स को जनरली असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि छोटे से बड़ा, सबसे छोटा 2 है, फिर 5 है, 7, छोटे से बड़ा। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स को असेंडिंग फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। बस ऐसा कोई मतलब ऑर्डर चेंज भी करके लिखेंगे तो कोई गलती होने वाला नहीं है। तो यही था मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब लास्ट बार हम इस डेफिनेशन को पढ़ दें और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो पढ़े थे क्या वो बात सही है कि गलत है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो हम बताए हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, तो यहां से अगर यहां तक पढ़े तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, अभी बताए हैं कि सारे कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, यूनिक होता है, और जो कि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। दिखा गया ना कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। प्राइम नंबर सेम होने चाहिए, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही था मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही छोटा सा चीज था। केवल इसमें 3 बात पढ़े हैं और ये 3 बात यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? तो एक बार क्या करेंगे कि जो भी हम चीज समझाए हैं उसको एक बार फिर से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। डिफिनेशन मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा क्योंकि इसको समझ लिए हैं। ठीक है, अच्छे से समझ गए हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ था, ये सिंपल थ्योरम था जिसको हम अच्छे से समझा दिए हैं। क्लियर है? तो होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब इसका एप्लीकेशंस देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशंस देखेंगे। और तो फिर इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।
थैंक यू।